webinar, Dr. Kiran Madanji, Dr. Poonam Madanji, distinguished participants, and my dear students. I, Sukhjinder Singh, welcome you all in today's webinar, Coping with Health Issues During the Pandemic. Before we get started, just a little housekeeping. It is requested to all the participants to keep their audio and video off for better connectivity. Dear participants, please keep their audio and video off for better connectivity as well as avoid to unnecessary disturbance. If you have any questions during the presentation, please type them into the chat box. I will bring them up at the end. E-certificates will be issued to those participants who attend actively and submit the feedback form. Participants are requested kindly don't ask for feedback form during or mid in the meeting. The same will be provided at the end in chat box as well as in concerned WhatsApp groups. Now I request Dr. Kiran Madanji, convener of today's webinar, to enlighten us by saying few words. Over to you, ma'am. Sukhjinder ji, respected our keynote speaker, Dr. Kavita Tyagi, Principal, Dr. Ajay Garg ji, faculty members, and dear students. Today, I, Dr. Kiran Madan, convener Women's Cell, welcome you all in this webinar, Coping with Health Issues During the Pandemic. Friends, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबके सामने कोई ना कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो चीज हमें आगे बढ़ने और सफल होने में सबसे ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वह है हमारा स्वास्थ्य। कहते हैं स्वास्थ्य वह बेशकीमती संपत्ति है। ध्यान से सुनिएगा कि स्वास्थ्य वह बेशकीमती संपत्ति है जिसे दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी नहीं खरीद सकती। लेकिन WHO के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के 80% से अधिक किशोर शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं और नियमित व्यायाम ना करने और लगातार स्क्रीन पर, कभी मोबाइल पर, कभी कंप्यूटर पर, कभी टीवी पर सबसे अधिक समय बिताने से इनका स्वास्थ्य खतरे में है। जैसे ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, वैसे ही हमारा पूरा रूटीन बिगड़ जाता है और जब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, दोबारा काम शुरू करना मुश्किल हो जाता है और इस अवधि में काम की भरपाई किसी नुकसान से चुकानी पड़ती है। इसका मतलब जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसी को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। एडवर्ड स्टेनले कहते हैं कि जो यह सोचते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, उन्हें जल्द ही बीमार पड़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा। लगातार बीमार रहना आपके स्वभाव, आपके सोच, आपकी खुशियों, आपके करियर, आपके रिश्तों, इवन आपके भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको हर चीज में कमियां नजर आती हैं, मन चिड़चिड़ा रहता है और बात बात पर शिकायत करने की आदत बन जाती है। याद रखिए, बीमारियों को खुद से दूर करने का सही समय तभी होता है जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। और हम स्वस्थ कैसे रहें, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर कविता त्यागी जी हमारे साथ हैं, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। मैम केवल दिल का इलाज ही नहीं करती, बल्कि अपने कार्यों से लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं। लॉकडाउन से पहले मैम लगभग हर महीने एक फ्री कार्डियक कैंप अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करते रहे हैं और के पीरियड में भी लगभग 35 वीडियोस फेसबुक पर उपलब्ध हैं। न केवल एक अच्छे डॉक्टर, बल्कि
कि एक अच्छे राइटर और एक अच्छे टीचर भी हैं। आपके बहुत सारे आर्टिकल्स हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में छपे हैं। आप सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि कार्डियक अवेयरनेस कराना आपकी मेन हॉबी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। Now, not taking much more time, I request our principal, Dr. Ajay Garg ji, for formal welcome of our resource person and our participants. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all present in today's national online webinar on a very interesting topic, coping with health issues during the pandemic, organized by Women Cell and Legal Literacy Cell of our college. I welcome Dr. Kavita Tyagi ji, consultant cardiologist from Sir Gangaram Hospital, Delhi, who agreed to spare time and deliver today's talk to our audience. I also welcome all the participants of this national webinar. I hope it is a very relevant and meaningful topic of common interest for everybody. And मेरा ये मानना है कि जो इस महामारी के दौर में जो डॉक्टर्स ने ड्यूटी की है, शायद ही किसी ने की हो। अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की और अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए देश को पेंडेमिक से लगभग बाहर निकाला है। वैक्सीन भी आ गई है, धीरे धीरे उसका भी इफेक्ट आएगा, लेकिन पिछले 8-10 महीने, शुरू के 3-4 महीने की बात करूं मैं, अप्रैल मई जून के आसपास, तो बहुत ही ज्यादा डरावने थे। आपको घर में भी अनसेफ महसूस होने लगा था, घर से बाहर निकलना तो दूर की बात थी। लेकिन डॉक्टर्स ने जो एक्चुअल में मैं हेल्थ वॉरियर्स मानता हूं, जिन्होंने जो सर्विस सोसाइटी को दी है, वो काबिल तारीफ है। आई सैल्यूट ऑल द डॉक्टर्स फॉर दिस वंडरफुल जॉब. I hope today's talk will be very informative and useful, and I congratulate Dr. Kiran Madan ji and Dr. Poonam Madan, Sukhjinder ji, and all the members of this committee for taking this initiative. Without taking much time between you and speaker, I convey my best wishes for the success of this webinar. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Now I invite our speaker, Dr. Kavita Tyagi. It's over to you, ma'am. I'll share my presentation and start my talk. Am I audible to everybody? Yes, ma'am. Yes, you are audible. Okay. So the topic given to me was coping with health issues during the pandemic. तो हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक था कोविड-19 का, जिसको मेनली एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जनता समझती है, और अधिकतर लोगों को एक परसेप्शन है कि जो डेथ्स हुई हैं वो रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से हुई हैं। तो इस बारे में भी मैं अलग से जानकारी देना चाहूँगी कि कोविड वायरस ने न केवल लंग्स को अफेक्ट किया था, बल्कि कोविड वायरस ने हार्ट को बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट किया था, और सो मच सो कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़े, हार्ट की मसल्स की इन्फेक्शंस बहुत बढ़े, और हम पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं। जो हम रूटीन रिकवरी देखते थे अपने पेशेंट्स की, वो हम अभी तक नहीं देखे। तो एक तो ये इफेक्ट कोविड वायरस का हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर, हमारे शुगर के लेवल के ऊपर, क्योंकि जो दवाइयाँ यूज़ करी गई थी कोविड में, वो उस प्रकार की दवाइयाँ थी जिनसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लेवल्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो हमको कोविड को न केवल कोविड पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा समझना है, बल्कि हमें ये भी जानकारी रखनी है कि कोविड हमारे हेल्थ के लिए भविष्य में अभी कोविड ना होकर के भी हमारे लिए क्या क्या करने की संभावना रखता है। तो कोविड हमारे लिए एक पेंडेमिक करके आया, डेफिनेटली एक प्रॉब्लम था ये बड़ा,
तो क्यों प्रॉब्लम था? क्योंकि अचानक से आया, किसी को पता नहीं था क्या बीमारी है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था इसके बारे में कि क्या करना है, इसके मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे। एक थ्रेट की तरह आया, बहुत जल्दी जल्दी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चेंज हुए और ट्रीटमेंट भी चेंज हुए। इनफैक्ट बहुत बार हमको ड्यूरिंग द पीरियड ये लगता रहा कि हम जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कल पता नहीं हम सेम ट्रीटमेंट देंगे या नहीं देंगे। और डेफिनेटली और बहुत लंबा पीरियड ये चला और बहुत सारी चीजें हमारे लिए अननोन थी। तो कोविड-19 एक ऐसा पीरियड था जो मरीजों के साथ साथ, पब्लिक के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए भी टू डील विद इट काफी अपने आप में एक प्रॉब्लम रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे लगभग 1 साल होने को आया है, तो हम लोग भी कोविड के बारे में समझने लग गए हैं और इससे पब्लिक को एक लॉन्ग टर्म में क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो जानकारी मैं थोड़ी सी आपको देने की आज कोशिश करूंगी। तो बेसिकली कोविड-19, जैसा कि डॉक्टर गर्ग साहब ने कहा कि लोगों को घर में भी डर लग रहा था डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे चिंता की बातें थी, जैसे कि हम बीमार पड़ने की भी चिंता थी, फिर ये चिंता थी कि हम किसी के कॉन्टैक्ट में आ जाएं तो उसको वायरस ना दे दें, फिर इस नई रियलिटी को एडजस्ट कैसे करें, वो सब इश्यूज थे। फिर इस सब के होते हुए हम परिवार की केयर कैसे करें, और फिर जो हमारे परिवार में बूढ़े लोग थे, ऑलरेडी बहुत बीमार लोग थे, उनकी हेल्थ की केयर कैसे करें, और बाकी लोगों से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे ठीक से। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू जो फाइनेंशियल स्ट्रेस हम सब लोगों ने देखा। तो ये सारे इश्यूज हमने पिछले पूरे साल पूरी सोसाइटी ने, इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स, हमने सबने फेस किए। तो अब ये जो नई प्रॉब्लम्स थी, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, एक इस हेल्थ प्रॉब्लम से जो एक स्ट्रेस हो गया, एक एंजाइटी हो गई, एक डिप्रेशन हो गया जो पूरी पब्लिक में था, और इन सब चीजों से मिलके जो एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स थे हमारे, वो भी एग्रेवेट हुए। क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी इस प्रकार के हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को हार्ट की बीमारियां हैं, उनको हाइपरटेंशन है, उनको डायबिटीज़ है, उनको मोटापा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, जब लोग बहुत लंबे टाइम तक लॉकडाउन में अंदर रहे, डॉक्टर को एक्सेस नहीं कर पाए, प्रॉपर अपनी एक्सरसाइजेज नहीं कर पाए, तो वह सारी प्रॉब्लम्स भी, उनको भी एग्रेवेशन डेफिनेटली होना ही था, जो कि हुआ। तो एक कॉमनली जो एक हमने जनरल लेवल पे जो फील किया, एक स्ट्रेस लेवल जो लोगों को बढ़ा हुआ था, एक एंजाइटी लेवल थी, एक डिप्रेशन था डेफिनेटली सभी लोगों को। ये ऐसे इश्यूज होते हैं जो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल लेवल पे होते हैं, और इनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रीटमेंट भी साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। क्योंकि या तो आप इसको लेके साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, लेकिन जब आपको कोविड ट्रीटमेंट भी आप नहीं करा पा रहे ठीक से, तो उस टाइम में आप साइकेट्रिस्ट के पास तो नहीं जा सकते नेचुरली। और इस प्रकार की जो पेंडेमिक जैसी सिचुएशन है, ये हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती है, तो हम इसके लिए कभी भी प्रिपेयर रहें, ये भी हमने लाइफ में सीखा। तो स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस, जब इनिशियल हमें किसी चीज की स्ट्रेस होती है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? हमारा थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ता है और हमारे बॉडी के जो कोपिंग हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से बढ़ते हैं, और वो रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। जैसे माना कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम की टेंशन हुई, तो वो थोड़ा सा उनकी पढ़ाई की आउटपुट इंप्रूव होती है, वो थोड़ा सा अच्छे पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन इस जब इनिशियल फेज ऑफ स्ट्रेस है हमारा, हम इसको कैसे रिएक्ट करें, इसको हम कैसे टॉलरेबल बनाएं? इसको टॉलरेबल बनाने का जो एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है कि एक हम सपोर्टिव रिलेशनशिप में, हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो फैमिलीज हैं, जो हमारे वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप हैं, उनके साथ हम लोग सपोर्टिव रहें, हम उनको सपोर्ट दें और उनकी सपोर्ट लें। ये एक बहुत छोटा सा टेम्परेरी सा एक तरीका होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रकार की स्ट्रेस को एक टॉलरेबल लेवल तक लेके आने का। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते, हम समहाउ विड्रॉन हो जाते हैं, या समहाउ हम उस टाइम ये नहीं समझते कि इस छोटी सी बात से हमारी इस रिस्पॉन्स पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो हम इस स्ट्रेस को लंबा खींचते रहते हैं। और जब अगर हमारे पास क्लियर इन एब्सेंस ऑफ ए प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप, ये स्ट्रेस हमारे लिए एक टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाती है। तो स्ट्रेस का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल मैनेजमेंट है, बेसिकली हम उसको पॉजिटिव लें, हम उससे अपनी आउटपुट बढ़ाएं, और हम उसको अपने रिलेशनशिप के थ्रू उसको डील करने की कोशिश करें। तो ये स्ट्रेस लेवल होता है जो हमको कभी भी किसी भी टाइम लाइफ में आता रहता है, और हमें पता होना चाहिए कि अभी हम स्ट्रेस्ड हैं, तो अभी हमें थोड़ा सा अपने लिए एक सपोर्ट सीख करनी है हमारे रिलेशंस में। स्ट्रेस हमें क्या करता है? हमें कैसे समझेगा कि हमें स्ट्रेस हो रहा है? जब हमारी चेंजिंग जो स्लीप पैटर्न है वो चेंज हो जाए, हमारे खाने पीने के पैटर्न्स चेंज हो जाए, या तो भूख नहीं लग रही है या तो ज़्यादा लग रही है, या तो नींद नहीं आ रही है तो ज़्यादा आ रही है, या फिर हमारे जो ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे वो थोड़ा बढ़ने लगे,
या फिर जो हम में से जो लोग शराब पीते हैं या टोबैको कंज्यूम करते हैं या और कोई ड्रग्स यूज करते हैं उनका इंक्रीज यूज हो जाए। तो ये चीजें अक्सर बहुत सारे लोग इसको किसी को बताते नहीं है कभी भी कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, बट एवरीबडी नीड्स टू नो कि अगर स्ट्रेस इस प्रकार से है तो हमें इसी लेवल पे इसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होता है लोगों का अलग अलग होता है। कई लोगों को लगता है मैं भाग जाऊं, कई लोगों को लगता है मैं बिल्कुल घर में बंद हो जाऊं, कई लोग को लगता है कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं है दुनिया में, सब अलग हो गए हैं, और कई लोग को लगता है कि अब मैं अपने आप को यहाँ से मूव करूं। तो इसमें से आपको अपना रिस्पॉन्स समझना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप क्या फील कर रहे हैं इस टाइम, और आपको उसमें से आपको रिलेशंस के साथ डेवलप करके अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा शेयर करना होता है। तो ये एक बेसिक लेवल है जो हमें लाइफ में कभी भी एक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए काम आता है। अब स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों चीजें लगभग एक भी है और थोड़ा सा अलग भी है। स्ट्रेस क्या होता है? रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल फैक्टर। और एंजाइटी क्या होती है? एक इंटरनल परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन। मतलब स्ट्रेस हमें हुआ किसी चीज को देख के, अरे कोरोना हो गया, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। एंजाइटी हमें अंदर ही अंदर एक फीलिंग ऑफ ड्रेड हो रही है कि अब ऐसा ना हो कि ये कोरोना हमको भी हो जाए, बाकी लोगों को हो जाए, अभी कैसे होगा। तो कोविड-19 ने दोनों ही सिचुएशंस काफी लार्ज एक्सटेंट में सभी लोगों को क्रिएट करी। एंजाइटी के क्या क्या साइंस होते हैं? एंजाइटी में एक आप फुल टाइम चिंता करते रहते हो किसी ना किसी चीज को लेके कि अब कैसे होगा, अब क्यों होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा। दूसरा वही स्टमक और डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है। जैसे नॉर्मली लोगों को समझ नहीं रहा होता है कि वो क्या दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो फिर वो गैस्ट्रो डॉक्टर के पास दिखाएंगे, एंटासिड्स लेंगे, उनको बेसिकली ये समझना होता है कि इस टाइम वो एंग्शियस है, और वो एंग्शियस जो एंग्जाइटी है उनकी, उसकी वजह से उनकी ये बॉडी के सिम्टम्स हो रहे हैं, एंड दे हैव टू कंट्रोल बेसिकली देयर एंग्जाइटी एट देयर लेवल। ट्रबल विद कंसंट्रेशन, किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हार्ट रेट भी बढ़ी हुई है, और चेंजेस इन एनर्जी लेवल है, और सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, और इरिटेबल नेचर है, और रेस्टलेसनेस है। ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं जब किसी भी इंसान को एक कॉमन एंग्जाइटी होती है। सो मच सो कि इस एंग्जाइटी को लोग कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि एक पैनिक अटैक की तरह प्रेजेंट करता है, और कभी कभी वो हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट करता है। तो हार्ट अटैक होता नहीं है, लेकिन ऐसे वाले पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फिर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, पर निकलता कुछ नहीं है। तो बेसिकली छोटी ये जो 2-3 मेन इश्यूज होते हैं, ये हमारे बिल्कुल अपने पर्सनल लेवल के होते हैं, हमारे मेंटल लेवल के होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस लेवल के होते हैं, और जो हमको हमारे लेवल पे हम उनको इनिशियली मैनेज कर सकते हैं। तो क्या मैनेज करें? अब आप देखिए बेसिक सी चीजें हैं जो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। आस्क समवन टू बी योर सपोर्ट। आप किसी को हेल्प के लिए बोलो, आप किसी के साथ डिस्कस करो कि आपको क्या हो रहा है। और कोरोना में हमने एक चीज देखी कि लोगों को लगता है कि सिर्फ उनको प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप फेस कर रहे हैं। अगर आप एक सिंपल थॉट प्रोसेस से डेवलप करें कि नहीं, ये प्रॉब्लम सभी ही फेस कर रहे हैं, तो आप दूसरे की भी सुने और अपनी भी उसको सुनाएं। घर में ही एक्सरसाइज करें। अब ये ना सोच के बैठें कि पार्क बंद है तो मैं कहाँ जाऊँ। दूसरे कोई ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो तो आजकल लोग काफ़ी यूज़ कर लेते हैं। फिर आप अपने फ़ोन की बाउंड्रीज को सेट करें कि आपको फ़ोन कितना देखना है, अपना जो सोशल मीडिया है वो कितना देखना है। उससे आपको अगर डर लगता है तो आप उसे बंद कर दें। एक मेडिटेशन, एक माइंडफुलनेस फॉर मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। किसी भी स्टेज में आपको मेडिटेशन हेल्प करती है, तो आप मेडिटेशन करना सीखें। सभी हम सब लोगों को एक मेडिटेशन करने की रूटीन में एक आदत डेवलप करनी चाहिए। आप हमेशा एक अपने लिए टाइम सेट करें, फॉर एवरी आवर टू गेट अप एंड स्ट्रेच और टेक अ वॉक। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 2 घंटे लगातार बैठ लिए तो आपने अपने हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क क्रिएट कर लिया। तो जब भी जो लोग स्पेशली बहुत पूरा दिन लगातार बैठ के काम करते हैं, वो हर घंटे उठे और अपने को स्ट्रेच करें, या फिर एक थोड़ा बहुत चल फिर के आए और फिर से बैठे। अदरवाइज बैठे बैठे भी एंग्जाइटी लोगों की इंक्रीज होती है। एक अपना रूटीन चेंज करें। जिस रूटीन से अभी तक आपको एंग्जाइटी हो रही थी, आप उसको चेंज करें, और जब भी आपको एंग्जाइटी होती है तब आप 10 डीप ब्रेथ्स लेके आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर महसूस करने की कोशिश करें। एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस होता है वो हम सभी को होता है और हम सभी को हुआ, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी पहले से बीमारी है, जिन लोगों को ऑलरेडी कोई साइकियाट्रिक दवा यूज़ कर रहे हैं, या जो बूढ़े लोग हैं, या जो लोग ऑलरेडी ज़्यादा बीमार हैं, या फिर जो लोग अकेले रहते हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन सब चीज़ों के इफेक्ट के लिए। तो हमारा एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोशल पर्सन, न केवल हम अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को समझें, उसको डील करें, पर हम ये भी मान के चलें कि बाकी लोगों को भी हमारे जैसे एंग्जाइटी हो रहा है
और हम उनको हेल्प करने की कोशिश करें, उनके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करें. So taking care of our collective mental health, focusing on family support during the COVID-19 pandemic, and in fact during any stressful period. Now, ये COVID-19 pandemic की mental issues की बात हमने करी, एक डिप्रेशन है जिसके बारे में फिर से बात करूंगी. अब हम बात करेंगे the existing health issues, क्योंकि वो सब अभी बढ़ेंगे. जो अभी तक हमारे हेल्थ इश्यूज थे वो अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में जब लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने रूटीन में आ रहे हैं, तो वो सब उनको बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि एक तो लॉकडाउन के पीरियड में रहे, डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई, लाइफस्टाइल चेंज हुआ और प्रॉपर मेडिकेशंस, प्रॉपर हेल्थ एडवाइसेस लोगों को नहीं मिले. अब एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं ये अपना एम्फसाइज करना चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, छोटी उम्र के बच्चे और बड़े भी लोग, तो वो हार्ट की बीमारी और हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जिसको वो डे टू डे लाइफ में अपने अप्लाई कर सकते हैं, वो ये जानकारी एटलीस्ट सबके पास पहुंचे. तो इसलिए ये दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इज फॉर दैट. तो लोगों को आपने आमतौर पे सुना होगा, किसी ने अगर बताया कि अरे उसको कैंसर हो गया है, तो आपको बड़ा डर लगता है कि अच्छा कैंसर हो गया तो पेशेंट मर जाएगा लगता है. किसी को एड्स हो गया है, वो बड़ी खतरनाक बीमारी है. किसी को और कोई बीमारी हो गई है, अच्छा. लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि ये WHO का डेटा है, बहुत पुराने टाइम से और आज तक की डेट में वर्ल्ड ओवर जितनी भी डेथ होती हैं उसमें 25, 28, 29% डेथ हैं वो हार्ट की बीमारियों से कारण होती है. अगर आप देखें इस डायग्राम को, तो चोट लगने से भी कम होती है, कैंसर से भी कम होती हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से कम होती है, और HIV एड्स से भी कम होती है. सबसे ज्यादा डेथ अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हार्ट की बीमारियों से होती है. तो इसलिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम बेसिक चीजें हम सभी लोग उसको समझें और उसको डे टू डे लाइफ में कोशिश करें कि या तो हम बीमारी हम होने ना दें, अगर हो गई है तो हम उसे फिर स्मार्टली इफेक्टिवली मैनेज करें. और अगर आप इनके रिस्क फैक्टर्स देखें तो आपको इतना सिंपल लगेगा कि हार्ट की बीमारियों को बचाव करना इतना सिंपल था. हार्ट की बीमारी अगर हो जाए तो उनको मैनेज करना भी उतना ही सिंपल था, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि हमको एक तो हम एक रूटीन में है जिसको हमें रूटीन हमारी बन गई है तो हमें उसे चेंज नहीं करना है. और अगर हमें ये मिथ है, किसी ने सोसाइटी में हमें कोई मिथ बता दिया कि अभी आपकी इतनी उम्र हो गई, अभी तो आपको हार्ट की बीमारी होने वाली है, या आप पर्टिकुलर चीज को ऐसे करना है तो अभी आपको हार्ट की बीमारी तो होने वाली है. तो ये मिथ के बारे में मैं सबको बताना चाहूंगी कि हार्ट की बीमारियों के लिए सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और जो रिस्क फैक्टर्स आप डेफिनेटली उनको कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसलिए आप सभी लोग अभी से कोशिश करें, जो छोटे लोग हैं वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन करें, जो मिडिल एज के लोग हैं वो भी अभी से शुरू करें, और जो एल्डरली लोग हैं अगर उनको ये सब बीमारियां हो गई हैं तो वो अभी भी स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं. तो सबसे पहला मेरा मैसेज रहेगा कि हार्ट से संबंधित बीमारियों से डेथ आज भी वर्ल्ड ओवर हमारे समाज में सबसे ज्यादा होती है. तो ये ऐसी बीमारी है जिससे हम सबको डरना चाहिए. अब ये देखिए, इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वर्ल्ड्स हार्ट डिजीज. हमारी पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की? 60% नहीं है वर्ल्ड की, लेकिन हम लोग 60% वर्ल्ड के हार्ट पेशेंट्स जरूर हैं. It is number one cause of mortality and a silent epidemic among Indians. एक silent epidemic है, ये कोविड तो पैंडेमिक करके आया था, लेकिन हम ऑलरेडी एक साइलेंट एपिडेमिक फेस कर रहे हैं जो हमारे कंट्री में चल रहा है. साइलेंट क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसे अभी एक्नॉलेज ही नहीं करते. हम सोचते हैं कि ठीक है, अभी हार्ट डिजीज है, कॉमन है, हो रहा है, हमको भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. और हम ये भी एक्नॉलेज करने की कोशिश नहीं करते कि हम इससे शायद बचाव कर सकते थे. जो इंडियंस में हार्ट की बीमारियां होती हैं वो अर्ली एज में आती हैं. लगभग 33% लोगों को बहुत छोटी उम्र में हमारे देश में हार्ट की बीमारियां होती हैं. कम से कम 50% पूरे हार्ट अटैक जितने भी हमारे कंट्री में होते हैं वो 50 साल से छोटे लोगों को होती हैं. हम समझ सकते हैं कि 50 साल से छोटे उम्र के लोगों को, जिनकी वो एक पीक एज है, उस टाइम मेहनत करने की, कमाने की, खाने की और अपना हेल्थ मेंटेन करने की, उस टाइम उनको हार्ट अटैक होते हैं. और 25% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स इन इंडियन मेन अकर अंडर 40 इयर्स ऑफ एज. 40 साल से छोटे, मतलब आप लगेगा कि 25-30 साल तक आपने पढ़ाई पूरी करी, फिर 8-10 साल आपने कुछ काम करना शुरू किया और फिर आपको हार्ट अटैक आ गया. तो हमारे इंडिया में और साउथ एशिया में, इनफैक्ट हमारी पूरी जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है
उसमें डिजीज का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो हम सभी लोगों को 5 से 10 साल पहले जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है, जो हमें लगता है कि हम लोग तो इंडियंस हैं, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, हमारा खाना पीना बहुत अच्छा है, किसी को भी पूछो आप क्या खाते हैं तो जवाब एक होता है कि हम घर का खाना खाते हैं। अब पूछिए कि घर में क्या खाना खाते हैं आप, क्योंकि घर के खाने से भी आप बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको तेल कौन सा यूज करना है, आपको क्या नहीं यूज करना है, आपको तलावा कितना खाना है, आपको कितने बजे खाना खाना है। आप वेस्टर्न पॉपुलेशन से भी ज्यादा आज आपकी लाइफ स्टाइल खराब है। ये हम सब इंडियंस को आज की डेट में रियलाइज करने की आवश्यकता है। तो हम सब लोगों को 5-10 साल पहले वेस्टर्न पॉपुलेशन से हार्ट अटैक आते हैं, और हम सभी लोग 5 से 6 साल विमेन से यंग होते हैं। क्यों साउथ एशियंस? बड़े सिंपल से रीजंस जो हर आदमी समझ सकता है और उसको कर सकता है। इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ रेड मीट, टोबैको स्मोकिंग, हायर स्ट्रेस इन सीडेंटरी सेंटर वर्कर्स इन इंडिया। तो हमारा जो मीट खाने का पैटर्न है, जो स्मोकिंग है, हमारा जो हाई स्ट्रेस लेवल है, हमारे सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से। कॉल सेंटर में काम करते हैं सीडेंटरी वर्कर, वो अलग बात है, बट अदरवाइज बहुत सारे हमारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें हमारा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं भी है तो हम उसे बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। जो हमारे एक लिपोप्रोटीन होता है वो हम लोगों में बढ़ावा होता है, और हम लोगों में हाइपरटेंशन भी ज्यादा होती है। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, ये जिसको इंटर हार्ट स्टडी कहते हैं, जिसमें हमारे एशियंस भी इंक्लूड थे और बहुत सारे पेशेंट्स को इसमें लिया गया था। 10,728 केस थे और 12,431 कंट्रोल थे नॉन साउथ एशियन कंट्रीज से। तो उसमें बहुत क्लियरली ये बताया गया कि देयर 9 रिस्क फैक्टर्स विच अकाउंट फॉर 90% ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। मतलब आपके हाथ में कम से कम 90% हार्ट की बीमारी है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये रिस्क फैक्टर्स मैं चाहूंगी कि आज सब लोग यहाँ से याद करके जाएं, लर्न करके जाएं और जिंदगी में इसको याद रखें। इनको मैं 9 प्लैनेट्स भी कहती हूँ। हम सभी लोग जो हिंदू हैं, यहाँ पे हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास करते हैं, तो वो सब जानते हैं कि हम 9 ग्रह की बातें करते रहते हैं हमेशा। तो इन 9 ग्रहों को आप याद रखिए कि सबसे पहले स्मोकिंग। स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो कैसे पीयर प्रेशर के अंडर स्मोकिंग करते हैं, कैसे अपने पेरेंट्स से छुपा के स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता। दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा लिपिड्स, एपोबी एपोए1 का रेशो, तीसरा जो पेट पे मोटापा। अभी आप आजकल की पॉपुलेशन में देखिए, शायद ही कोई आपको औरत ऐसा मिले जिसका पेट फ्लैट हो। डायबिटीज, लैक ऑफ इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक बड़ी कॉमन सी बात है, सभी लोग हम लोग खेते हैं, लेकिन अगर आप दिनचर्या पूछें कि फ्रूट्स कब खाते हैं, तो फ्रूट्स किसी की भी दिनचर्या में नहीं होता, हरी सब्जियां किसी की भी दिनचर्या में नहीं होती। खाई तो खाई, नहीं तो नहीं खाई, कोई बात नहीं। फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और एक स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको कहते हैं? जो एक परसीव्ड स्ट्रेस होता है, जिसका हर आदमी का लेवल अलग होता है, कि किसी भी पर्टिकुलर चीज से कौन कितना स्ट्रेस लेता है वो आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड होता है। तो आप अपने आप को समझें कि आप क्या अननेसेसरी स्ट्रेस लेने वाली पर्सनैलिटी हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये आपके हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। जो एक पहले हिंदी में कहावत थी कि चिता और चिंता में एक बिंदी का अंतर है, तो ये बेसिकली हार्ट की बीमारियों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अल्कोहल, जो स्पेशली बहुत ही कॉमन मिथ है कि हम रात को थोड़ा सा शराब पिए और हम हेल्दी होके सो जाते हैं, लेकिन अल्कोहल एटलीस्ट हमारे कंट्री के लिए, एटलीस्ट साउथ एशियंस के लिए, अल्कोहल हार्ट की हेल्थ के लिए कभी भी हेल्प नहीं करता। तो इट इज़ नेवर हेल्दी टू ड्रिंक अल्कोहल थिंकिंग कि हमारे हार्ट के लिए हम कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो अल्कोहल आपका एक नेगेटिव है, स्ट्रेस आपकी नेगेटिव है, ऑल्स आर नेगेटिव। आपकी फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये सब आपके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स भी कितना, कम से कम दिन में 3-4 बार फ्रूट्स खाएं, वो आपकी हार्ट की और अपने आपको स्ट्रेस फ्री रखें किसी भी तरीके से। जो भी आपको मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन करके रिलैक्स रहिए, आपको खेलना है, आप खेल के रिलैक्स रहिए। कोई भी एक हेल्दी तरीका आप अपने आप को सीखें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का।
मतलब स्ट्रेस फ्री रखना भी अपने आप के लिए आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और उससे आप अपनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का एक रिस्क फैक्टर, एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर आप कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसमें आप देखिए डाइट एक्सप्लेन्स योर 50% ऑफ इवेंट्स। देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कितने लोग हैं यहाँ पर जो रोज एक नियम है उनका कि हमको दिन में 2 बार सारे सब्जी और सारे फल खाने हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग हैं। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि अल्कोहल उनको हेल्प नहीं करता है। कितने लोगों का एक रूटीन है कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं, इतना जरूरी समझते हैं कि अगर मुझे कोई भी आज कॉलेज में स्ट्रेस हो गया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया या मैंने किसी को कुछ कह दिया, लेकिन मुझे बाय द एंड ऑफ द डे मुझे स्ट्रेस फ्री होना है, मुझे मेडिटेशन करना है, या मुझे जो भी तरीका अपनाना है मुझे वो करना है, क्योंकि हम इन सब चीजों को अपना जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तो ApoB और ApoA रेशो, हेलो जो बहुत हेलो, Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. You are audible. I'm audible. I'll continue. Yes, ma'am, yes. Yes. You can continue. Yeah, madam. Continue. Continue. Yeah, madam. My slides are audible, visible. Yes, ma'am, it is visible. Okay. A type of cholesterol and smoking. Protective lifestyle measures. Leisure time physical activity and regular intake of fruits and vegetables are markedly lower among South Asians than Western population, while harmful risk factors such as elevated ApoB and ApoA are higher in South Asians. Now, ये चीज मैं बारी बारी बोलती हूँ कि अल्कोहल कंजप्शन हमारे हार्ट के लिए कभी भी प्रोटेक्टिव नहीं होता। इसमें अगर हम देखें ये सारे रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग ये परसेंटेज है जो पॉपुलेशन एट्रिब्यूटेबल रिस्क है। स्मोकिंग 36%, lack of intake of fruits and vegetables 14%, lack of exercise 12%, alcohol 7% contributes to heart disease, hypertension 18%, diabetes 10%, पेट का मोटापा 20%, and stress 33%, and lipids are responsible for 50% of your heart risk factors. And these 9 risk factors, they contribute to your 90% of coronary artery disease. तो आप में से, आपके कोई रिलेटिव में से जिसको भी हार्ट की बीमारी होगी, अगर आप देखेंगे तो उनमें से कोई ना कोई ये रिस्क फैक्टर आपको जरूर मिलेगा। एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक पब्लिक में मिथ है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम करेंगे तो उससे हमको प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ जॉइंट्स में ग्रीस नहीं मिलेगा या कुछ सब बोन्स में ग्रीस नहीं मिलेगा। पीपल टॉक लाइक दैट। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एलडीएल का लेवल जो वेस्टर्न सोसाइटी ने हमारे लिए एक फिक्स किया था, उस लेवल से वेस्टर्न सोसाइटी की मोर्टेलिटी तो कम हुई, लेकिन इंडिया की मोर्टेलिटी 40% बढ़ी। इसलिए हमको इंडियन पॉपुलेशन के लिए एलडीएल को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वेस्टर्न पॉपुलेशन से भी कम होने चाहिए। नाउ कमिंग टू अ वेरी फेवरेट टॉपिक, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को सुन रहे होंगे। टोबैको, आप लोग बहुत स्मार्टली अपना पेरेंट्स से छुपा के, टीचर से छुपा के आप लोग टोबैको कंज्यूम करना शुरू करते हो, और आपको नहीं पता होता कि उसके आज की डेट में और बाद में आपके लाइफ में कितने सारे इफेक्ट्स आएंगे। स्मोकिंग करना सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा एक डेंजरस इशू है। वो ना केवल उससे हार्ट की बीमारियां होती हैं, बट बहुत सारे कैंसर्स उससे होते हैं। लेकिन कैंसर से फिर भी पेशेंट चलो बाद में 2-4 साल में मरता है, लेकिन हार्ट अटैक से, स्पेशली यंग लोगों को जब हार्ट अटैक आता है, क्योंकि उनका हार्ट प्रिपेयर नहीं होता हार्ट अटैक के लिए, कोलेटरल्स नहीं बने होते हैं, तो यंग लोगों को हार्ट अटैक से बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यंग लोग स्पेशली हार्ट अटैक से ज़्यादा डरें, क्योंकि अगर हार्ट अटैक आया तो वो हम लोग उनको शायद बचा नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में।
और ये एक कंप्लीटली एक प्रिवेंटेबल रिस्क है। बट अनफॉर्चुनेटली आप सब लोग जानते हैं कि स्मोकिंग हमारे कंट्री में और साउथ एशियन में बढ़ती है। आप देखते हैं बच्चों के ऊपर कितना पीयर प्रेशर से वो स्मोकिंग शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ते हैं वैसे ही उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी ये अपील रहेगी सभी कॉलेज के बच्चों को कि कभी भी टोबैको कंजप्शन ना करें। लाइफ में किसी भी पीयर प्रेशर के अंडर आप टोबैको कंज्यूम ना करें। डाइट में क्या खाएं? डाइट में बिल्कुल सिंपल चीज होती है, कोई खास कोई आपको स्पेशल डाइट आपको खानी नहीं है, कोई स्पेशल चीज आपको छोड़नी नहीं है। घर का पका हुआ खाना खाएं। हमेशा रेस्टोरेंट से प्रीफर करें कि आप घर से बना हुआ खाना लाएं, और फास्ट फूड को आप कम करें, फास्ट फूड बंद करें। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या खाएं? होल ग्रेन्स खाएं, बार्ले, ओट्स और गेहूं जो साबुत है, चना, वो सब चीजें आप खाएं। रोटी इज ए हेल्थियर ऑप्शन वर्सेस व्हाइट राइस। प्रोटीन्स में क्या खाएं? आप सोया, टोफू, पनीर, लेकिन आप फैट को देखें, फैट कितना कंज्यूम कर रहे हैं। एंड व्हाइट, जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए व्हाइट मीट इज टू बी प्रेफर्ड ओवर रेड मीट। फैट्स, नट्स एंड फ्रेश फिश आर एक्सीलेंट सोर्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा कंज्यूम करें। जो लोग फिश खाते हैं वो फ्रेश फिश कंज्यूम करें। और सेचुरेटेड फैट जैसे घी हो गया, स्टिक हो गया, डालडा घी हो गया, कोकोनट हो गया, इनको अवॉइड करें। और जो कुकिंग ऑयल आप एक बार यूज़ कर लेते हैं उसको दोबारा यूज़ ना करें, जो काफ़ी हमारे इंडियन किचन में प्रैक्टिस है। तो खाने में सिर्फ सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, आपको घर का खाना है, मेनली खाना है। आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें होल ग्रेन ज़्यादा होने हैं, आपको चावल की तुलना में रोटी ज़्यादा खानी है, आपको प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है, और आपको सैचुरेटेड फैट्स कम करने हैं। तो कुल मिला के जो भी आपका फ्राइड चीज़ें होती है, कढ़ाई से निकली हुई जो चीज़ें होती है वो आपको अवॉइड करनी है, और मैदा की बनी हुई चीज़ें अवॉइड करनी है आपको। चावल, आलू और थोड़ा सा वाइट जो शुगर होती है वो अवॉइड करनी है। तो डाइट में सिर्फ आप इतनी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती हैं। और खाना क्या आपको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने हैं। हर सीजन के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो आपको कंज्यूम करने की एक आदत होनी चाहिए, वो आपकी डेली रूटीन में आना चाहिए। सो इफ यू सी दिस डायग्राम, सो दिस इज फ्रूट्स एंड दिस इज योर ऑल बाहर वाला खाना जो आपको नहीं खाना है। एक थोड़ा सा लोगों को समझता नहीं है कि लेडीज में और जेंट्स में दोनों में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को लेकर रिस्क फैक्टर्स सेम है या अलग है। तो स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, और काम ना करने की आदत होना, ये दोनों लोगों के लिए ही एक रिस्क फैक्टर होता है। लेडीज के लिए मेनोपॉज के बाद में उनको वो ज़्यादा प्रोन हो जाती है हार्ट अटैक के लिए। और जिन लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लिए हों और जो लोग स्मोकिंग करती हों उनके लिए एक्स्ट्रा एक रिस्क फैक्टर होता है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये दोनों ही लोगों के लिए, मेल्स और फीमेल्स के लिए, लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों को ही इनको फॉलो करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना है, वेट रिडक्शन रखना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, बीपी कंट्रोल करना है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने हैं। ये देखिए कोलेस्ट्रॉल कैसे जमा होता है आपकी आर्टरीज में। अगर आप इस आर्टरी को देखें तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपिक्ट किया है, जिससे धीरे धीरे आप यहाँ से अगर देखें तो धीरे धीरे ये नॉर्मल आर्टरी, ये फिर धीरे धीरे जमा हुआ, फिर ये ल्यूमन कम हुआ, ये हुआ, और फिर कितना ज़्यादा ये नैरोइंग हो गया। और जब तक ये नैरोइंग हुआ तो पेशेंट्स को पेन होने शुरू हो जाती है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। और जब ये 100% ब्लॉक हो जाती है तो पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। अगर आप इस एंजियोग्राफी को देखें जो इस साइड में चल रही है, तो ये आर्टरी शुरू से ही भर के बंद हो गई है। तो ये क्लियर कट एक हार्ट अटैक का केस है जो जिसमें आर्टरी पेशेंट की 100% बंद हुई है। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। जब तक आर्टरी 100% बंद नहीं होती है तब तक मरीज को चलने फिरने में पेन होती है, छाती में हैवीनेस होती है, घबराहट होती है या सांस फूलती है, वो सब सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन हार्ट अटैक जब होता है जब मरीज की तीनों में से कोई एक आर्टरी 100% बंद हो जाती है। तो वो भी एक कन्फ्यूजन लोगों को नहीं रखना चाहिए। जब कोई मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर बताता है कि आपको हार्ट अटैक आया है, तो मरीज को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हार्ट अटैक का मतलब एक आर्टरी 100% बंद हुई है और उस आर्टरी को इमीडिएटली खुलना है, तभी हार्ट की वो मसल की जान बच पाएगी, अदरवाइज वो हार्ट का वो वाला हिस्सा हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारा हार्ट है, इसकी 3 आर्टरीज होती हैं। ये आगे की आर्टरी है एलएडी, ये राइट के लिए, और एक आर्टरी हार्ट के पीछे जाती है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये पाइप की तरह आर्टरी है, और जब इसमें ये स्टेनोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई है कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से, तो ब्लड फ्लो में रुकावट आ गई है। अगर आप इस तरफ एंजियोग्राम देखें
तो ये मेन आर्टरी है, कितनी बड़ी मेन आर्टरी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद सभी आर्टरीज में इतनी ज़्यादा बीमारी है कि बहुत सारी आर्टरीज में नीचे आगे आपको फ्लो ही नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लड फ्लो ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आर्टरी जो मैंने आपको पहली एंजियोग्राफी दिखाई, इस आर्टरी को जब हमने खोल दिया तो ये आर्टरी इतनी बड़ी निकल के आई, इसकी हमने अगर एंजियोप्लास्टिक की तो ये एंजियोप्लास्टिक को हम हार्ट अटैक चलने के दौरान करते हैं, इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आर्टरी थी, खुलने के बाद ही हमको समझ में आया, उसके पहले हमें पता भी नहीं चल रहा था कि इतनी बड़ी आर्टरी हो सकती है। मेरा इन शॉर्ट मैसेज है कि आप डरें। ये जो आर्टरीज की बीमारी होती है वो ना केवल से ना केवल आपके हार्ट की आर्टरीज में इफेक्ट होता है, बट आपके पैरों की और हाथों की आर्टरीज में और आपके ब्रेन की आर्टरीज में भी सिमिलर ही प्रभाव पड़ता है जैसे आपकी हार्ट की आर्टरीज में। अगर हम इसको देखें, एक टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम होती है। एक बार अगर मरीज को हार्ट की कोई दिक्कत हुई तो ऑन द एवरेज आपका 7.7 साल लाइफ कम हो जाती है। एक बार ही हार्ट अटैक हुआ किसी को तो 9.2 ईयर्स एवरेज लाइफ कम होती है। और अगर स्ट्रोक हो गया, मतलब लकवा मार गया जिसको कहते हैं, एक हाथ पांव का काम करना बंद हो जाना, उसमें आदमी की लाइफ एवरेजली 12 साल कम हो जाती है। अगर हम अब ये देखें रिस्क फैक्टर्स, जैसा कि हमने देखा कि सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट सेम ही रिस्क फैक्टर्स हैं, तो सभी रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने का क्या लेवल चल रहा है अगर हम देखें इस डायग्राम में, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग। इस अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो सभी में आप फिगर 60-65, 64, इससे ज़्यादा कहीं भी आपको कंट्रोल इंटायर वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आपको नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारा अपना कंट्रीब्यूशन टू कंट्रोल, हमारा अपना जो हम पॉपुलेशन है, जो हम लोग हैं, हमारा अपना जो कंट्रीब्यूशन है इसको कंट्रोल करने का, वो ही बहुत कम है। क्योंकि इसको हर चीज़ को दवाई नहीं कंट्रोल कर सकती, हर चीज़ को डॉक्टर नहीं कंट्रोल कर सकता। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको खुद को कंट्रोल करना है। फिर आते हैं वेट के ऊपर। तो हमारा नॉर्मली वेट कितना होना चाहिए? एक बॉडी मास इंडेक्स जो हम पढ़ते हैं 18.5 टू 24.9। बॉडी मास इंडेक्स हम निकालते हैं वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आप सभी लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। रफली जो हमारी वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो 35 इंच से कम होनी चाहिए। और जब हम वेट लॉस करने लगते हैं तभी भी हमें पता होना चाहिए कि हम कितना वेट लॉस करें, हम कितना हमारे लिए फिजियोलॉजिकल है। तो हमारे बॉडी वेट का 10% वेट ही हम 6 मंथ्स में लूज करें। सपोज हमारा वेट 100 किलो है और हमको अभी हमें टारगेट करना है कि हमें अभी 2 ही महीने में इसको 70 किलो करना है, तो वो अनफिजियोलॉजिकल है, हम ऐसा ना करें। वो हमारे लिए ठीक नहीं रहता है। ना केवल कि वो वेट वापस रिटर्न होके आता है, बल्कि वो वेट हमारे हार्ट के लिए, हमारी बॉडी के लिए अनफिजियोलॉजिकल हो जाता है। तो 100 का 10% मतलब 10 किलोग्राम वेट आप 6 महीने में कम करें धीरे धीरे। और एक दिन में सिर्फ आप 500 से 1000 किलो कैलोरीज ही कम करें, रेस्ट्रिक्शन करें जब आप वेट लॉस करने का प्लान करते हैं। अगर आप इस स्पीड से जाते हैं तो आपका ये फिजियोलॉजिकल वेट लॉस रहेगा, आप कंसिस्टेंटली वेट लॉस करते रहेंगे और ये आपकी हार्ट को एक्चुअली हेल्प करेगा, एक्चुअली आपका ये पर्पस सर्व करेगा जो आप करना चाहते थे। नाउ लेडीज को ये समझने की जरूरत है कि वो भी हार्ट की बीमारियों के लिए उतनी ही प्रोन है जितने जेंट्स हैं, और डायबिटीज अगर उनको है तो वो भी उनके हार्ट के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी जेंट्स की डायबिटीज है। क्योंकि लेडीज को हार्ट की बीमारियों को लेके अलग से कुछ मिथ्स है हमारी सोसाइटी में। तो ये मैं एक चीज बताऊंगी कि जेंट्स में 55 साल से पहले और लेडीज में 65 साल से पहले अगर हार्ट की बीमारियां होती हैं तो वो उनका अपने रिस्क फैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन होती है। वो एक एज फिनोमेना नहीं होता, वो एक जेनेटिक फिनोमेना नहीं होता। लेडीज को 10 साल का जो माहौलियत है वो इसलिए मिलता है क्योंकि उनको जब तक उनकी मेंसेस आती रहती है तब तक उनको हार्मोन्स की वजह से प्रोटेक्शन मिलती है। तो लेडीज को भी अपनी डायबिटीज, अपनी हाइपरटेंशन, अपनी कोलेस्ट्रॉल, अपनी मोटापा
उसी तरीके से कंट्रोल करना है जैसे जेंट्स को करना है, क्योंकि अधिकतर लेडीज को क्या होता है, घर में जाएंगी, हस्बैंड को बोलेंगे आप घूमने चले जाओ, मैं थोड़ा किचन का देख लेती हूँ, या नहीं भी देखती हूँ तो टीवी सीरियल देख लेती हूँ। तो दैट प्रैक्टिस हैज टू बी स्टॉप्ड। लेडीज को भी उतना ही अवेयर होना है अपनी हेल्थ के लिए जितना उनको लगता है कि उनके हस्बैंड को होना चाहिए। एक छोटी सी स्टडी हुई थी कि लेडीज कितना एक्सरसाइज करें। वो अधिकतर बोलते हैं नहीं हमसे तो नहीं होता, हमें तो आदत ही नहीं है करने की, अब क्या करें। तो उनके लिए एक स्टडी हुई थी कि चलिए आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप चलना तो शुरू कीजिए, कम से कम उठ के चल तो सकते हैं आप। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो लेस देन 2 miles per hour, 2 to 3 miles per hour, 3 to 4 miles per hour, 4 miles per hour, इतना स्पीड से चलने से भी आपके हार्ट अटैक के रिस्क आपको कम होते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, आपको हैबिट नहीं है या आप अभी सीखना ही नहीं चाहते, तो आप एटलीस्ट चलने की प्रैक्टिस डालें और रोज कम से कम आप चलें। सो दिस इज माय मैसेज फॉर लेडीज एंड देयर हस्बैंड्स। अभी हम आते हैं हाई ब्लड प्रेशर को लेके। तो ब्लड प्रेशर को लेके भी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ है कि नॉर्मल क्या होता है जी, कम क्या होता है जी, ज़्यादा क्या होता है। तो अभी नॉर्मल बीपी और की कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअली। अब हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर। ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर मतलब जस्ट अप्रोप्रिएट फॉर योर सिस्टम। तो अगर आपका बीपी 120 और 80 से नीचे रहता है तो वो आपके लिए एकदम परफेक्ट ब्लड प्रेशर है। और दवाई आप कब खाएं? जब आपका बीपी 140/90 से ऊपर जाए तब आप डेफिनेटली दवाई खाना शुरू करें। और अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको हार्ट की कोई बीमारी पहले हो चुकी है या स्ट्रोक हो चुका है तो आप 130/80 का आपका ब्लड प्रेशर का टारगेट करें। तो अभी ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रखनी होती हैं, 3 ही चीज़ें याद रखनी है कि 120-80 के आसपास आपका बीपी है तो ठीक है, क्या नॉर्मल है। अगर डायबिटीज़ है तो 130 के आसपास उसे कंट्रोल करें। और अगर डायबिटीज़ नहीं है तो कभी कभार अगर आपको 140/90 भी हो गया है तो आप उसकी चिंता करें। मम्मी क्या Dear participants, please. अगर हम हाइपरटेंशन का बर्डन देखें तो प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इतनी ज्यादा है हमारे कंट्री में कि 1 in every 3 इंडियन। क्या आप जानते हैं कि हम 3 लोग अगर बैठे हैं तो तीनों में से एक को हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन इतना बड़ा डील क्यों है? क्योंकि हाइपरटेंशन से आपको रोज तो पेट में दर्द नहीं होती है, रोज आपको सर में दर्द नहीं होती है, रोज आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको इसीलिए आप साइलेंट कहते हैं, क्योंकि ये चुपचाप से साइलेंटली आपके सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है। स्ट्रोक होना, आंखों की रोशनी जाना, हार्ट अटैक होना, आपके गुर्दे खराब हो जाना, आपके सेक्सुअल डिस्फंक्शंस हो जाना और आपके हार्ट की पंपिंग फेल हो जाना, ये सब आपको ब्लड प्रेशर करता है। और बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि 120/80 के आसपास आपका बीपी आपको रखना है। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो 140 तक हुआ तो कभी कभी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई डायबिटीज वगैरह है तो आप कोशिश करें कि बीपी आपका 130 के आसपास हो। और साइलेंट है तो हमेशा ब्लड प्रेशर आपको नहीं बताएगा कि मुझे चेक करा लो जाके, मैं शायद बढ़ गया हूँ। आप ही को उठ के जाना पड़ेगा, आप ही को डॉक्टर के पास से ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ेगा। आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें आपको बीपी है या नहीं है। अब शहरों और गांव के लोगों की बात आती है तो शहर के लोगों को लगता है कि गांव के लोग शांति में रहते हैं तो उनका भी ठीक रहता होगा, पर ऐसा भी नहीं है। जो गांव के लोग हैं उनमें हाइपरटेंशन 19 से 26% लोगों में है और शहर के लोगों में 28 से 31% लोगों में है। तो क्योंकि आजकल गांव का लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया है, ये आप सब लोग इन चीजों को जानते हैं। और कंट्रोल का अगर हम बात देखें तो ओनली 7.9% ऑफ द पेशेंट्स हमारे कंट्री में है जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। अब एक बहुत बड़ा एक इशू आता है कि ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाए। आप जाते हैं फटाफट से, भागे हुए जाते हैं और डॉक्टर के पास बोलते हैं मेरा फटाफट से बीपी देख लो, मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी बढ़ गया। डॉक्टर भी आपका ब्लड प्रेशर फटाफट ही देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आपका बीपी 160/100 हो गया है। तो क्या ये सही तरीका हो गया? नहीं। तो सभी लोग इस बात को समझें कि ब्लड प्रेशर आप कैसे नापाएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर की राइट वैल्यू लेकर अपने घर पे वापस आए। ये सामने वाले की अधिकतर जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि या तो उसके क्लिनिक में पेशेंट बहुत है, व्हाटएवर रीजन। तो आप इस तरीके से आराम से शांति से बैठें टेबल चेयर पे
सपोर्ट लेके अगर आप घर में भी नाप रहे हैं तो घर में भी इसी तरीके से नापाएं। एक शांति से रूम में बैठे, स्मोकिंग, कॉफी, एक्सरसाइज 30 मिनट तक ना की हो आपने, अपने आप यूरिन जाके आ गए हो, 3 से 5 मिनट आप शांति से बैठे, पूरी बातें करना बंद कर दें और 1-1 मिनट के अंतराल से आप 3 वैल्यू लें और लास्ट के 2 मेजरमेंट्स को आप उनका एवरेज करें और फिर देखें कि आपका बीपी कितना निकल के आता है। बीपी के टाइम में आपको बात नहीं करनी है और कफ साइज आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और सर्दियों में एक बड़ी कॉमन चीज होती है, बड़ा सा मोटा सा कोट पहन के जाएंगे और फिर डॉक्टर आपको कहेगा नहीं और आप उसे उतारेंगे नहीं, तो उससे आपका अननेसेसरली बीपी की हाई रीडिंग आती है। और ये प्रॉपर आपका बीपी अपरेटस प्रॉपर हो, ये सब आप देख लें, पैर आपके आराम से लटके हुए हो, ये सब तरीके होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नापा जाए। कम से कम एक बार लाइफ में आप जरूर दोनों हाथों का बीपी नापाएं और अगर दोनों हाथों में बीपी का डिफरेंस मोर देन 10 है तो फिर उसको डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर आपको खड़े होने में चक्कर आती है, लेट के बैठने में चक्कर आता है, तो आप अपना लेटे हुए, बैठे हुए और खड़े होकर ब्लड प्रेशर भी नापाएं, क्योंकि ये भी एक इशू होता है स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स में, एल्डरली पेशेंट्स में, कि उनका बीपी का कंट्रोल एज के साथ में कम होता है और बीपी जैसे उन्होंने पोस्चर चेंज किया तो बीपी फॉल हुआ और पेशेंट्स को चक्कर आते हैं। बीपी का अगर आप, ब्लड प्रेशर का अगर आप इफेक्ट देखें सोसाइटी में, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है हमारी सोसाइटी में, उनमें से 93% लोगों को कम से कम बाथरूम तक जाने में हेल्प लगती है। इतना उनको ब्लड प्रेशर की वजह से अभी तक कोमोर्बिडिटीज डेवलप हो चुकी हैं। 65% लोगों को आसपास चलने में भी दिक्कत आती है और 29% लोगों को अपना खाना खाने में भी दिक्कत आती है। तो ये हमारा डेटा है। अब अगर हम देखें एज के साथ में इंसिडेंस, तो 20 से 30 साल के लोगों में प्री हाइपरटेंशन, ये जो कॉलेज के बच्चे जो हमसे हमारे पास हैं अभी, 45% बीपी बढ़ा हुआ मिलता है उनका। 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को 12%, 30 से 39 17%, 18 से 40 11%, ये डिफरेंट स्टडीज हैं। और टोटल 20 से 40 साल के लोगों को में 16% लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है और छोटे लोगों में मोर इन यंगर पीपल प्रेवलेंस इज इंक्रीजिंग। और सबसे इन सभी बीमारियों का मेन अभी इशू क्या है, मेन वरी क्या है कि यंग लोगों को ये सारी बीमारियां हमारे कंट्री में हो चुकी हैं, हो रही हैं और आगे भी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे जो फैमिलीज में हम देखते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल का कोई कंट्रोल नहीं है, खाने पीने का कोई कंट्रोल नहीं है और बाहर की हैबिट्स, उनको ड्रिंक करना है, उनको टोबैको, उनको लीजर ड्रग्स, इसके ऊपर भी पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए ये बच्चे बहुत प्रोन है कि उनको इस प्रकार की बीमारियां अभी हों और ऑलरेडी हैं हमारे समाज में ना। अगर हम बीपी का कंट्रोल की बात करें तो फिर से हम वही देखें कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, अगर हम वेट लॉस करते हैं, 1 किलोग्राम वेट लॉस किया, आपका 1 मिलीमीटर बीपी कम हो जाता है। आपने अच्छी हेल्दी डाइट खाई, हेल्दी डाइट मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह खाया, आपने जंकी फूड छोड़ दिया, आपका 11 मिलीमीटर तक बीपी कंट्रोल हो जाता है। आपने डाइटरी सोडियम कम किया। डाइटरी सोडियम के बारे में भी मैं एक सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि डाइटरी सोडियम का मतलब ये होता है कि आप सब्जी में, दाल में जो नमक डाल के खाते हैं उसे उतना ही खाएं जितना खाते हैं। ऊपर से आपको सलाद में नहीं डालना है, आपको अचार, चटनी और जो वो तीखी चीजें होती हैं उनको नहीं खाना है, क्योंकि उनमें बहुत नमक डलता है और वही आपको बेसिकली हाई सोडियम कंट्रीब्यूट करता है। तो अधिकतर लोग क्या होता है कि जैसे उनको डॉक्टर ने बताया आपको ब्लड प्रेशर है, तो उनके खाने में से नमक बिल्कुल निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है कि पेशेंट्स को सोडियम की कमी होती है और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि फिर उनका हमें सोडियम करेक्ट करना पड़ता है। तो सोडियम के बारे में क्लियर मैसेज आप सब लोग ये लें कि सोडियम को, जो आप खाना खाते हैं रूटीन में, वो नमकीन ही खाना खाएं। जो नमकीन दाल खानी है वो नमक का खाएं, पर ऊपर से आप सलाद में भी डालना है, अपने पापड़ में भी डालना है, अपने अचार भी खाना है, अपनी चटनी भी खानी है, वो आप ना करें, उसको आप अवॉइड करें। उतना ही आपके लिए काफी रहता है। इसके अलावा जो डाइटरी पोटेशियम है वो इंक्रीज करें, जो फ्रूट से होता है, हनी वगैरह से होता है। अगर आप 90 से 150 मिनट पर वीक चलते हैं तो उससे आपका 5 से 8 मिलीमीटर प्रेशर कम होता है और अल्कोहल इंटेक करने से 4 मिलीमीटर प्रेशर कम होता है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज अपने आप में एक दूसरा साइलेंट पेन किलर है, क्योंकि ये आपके पंप को अफेक्ट करता है, आपको हार्ट फेलियर करता है, आपके पाइप्स को अफेक्ट करता है। पाइप कौन से हैं आपके? आपकी हार्ट की आर्टरीज, आपके ब्रेन की आर्टरीज, आपके हाथ और पैरों की आर्टरीज, उनको अफेक्ट करता है। और आपके फिल्टर कौन है? आपका किडनी, आपके किडनी को अफेक्ट करता है। तो ये है आपका कार्डियोवास्कुलर रीनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायबिटीज डिजीज।
अब हम आते हैं, एक बड़ा कॉमन एक इशू होता है सोसाइटी में कि मरीज आता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बताते हैं कि जो तो पेशेंट बोल रहे मुझे तो कुछ भी नहीं था, मैं तो कि सिर्फ मुझे तो नौशिया हो रहा था, या तो मुझे या तो मुझे कर रहा था, और आप कह रहे हो मेरे को। तो हार्ट अटैक के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हार्ट अटैक वो फिल्मी हार्ट अटैक किसी को नहीं होता कि आप चेस्ट पकड़ ले और आपको समझ में आ जाएगी आपको हार्ट अटैक हो गया। उस मिथ से आपको निकलना है। हार्ट अटैक आपको बता के नहीं आता कि मैं हार्ट अटैक हूँ और मैं आगे होंगी। आपको समझना है, आपको सटल साइंस पता होने हैं, और आपको ये रियलाइज करना है कि ये चीज जो मुझे हो रही है आज, ये पहले कभी नहीं हुई है। जो डिस्कम्फर्ट मैं महसूस कर रहा हूँ ये पहले कभी नहीं हुआ है, तो हो ना हो ये हार्ट अटैक हो। और अगर इसी से देख के एक बार डॉक्टर ने आपको कह दिया है तो आप उसको अननेसेसरली क्वेश्चन करके अपना टाइम ना खराब करें। ज्यादा से ज्यादा आप करें तो आप सेकेंड ओपिनियन ले लें, व्हाट्सएप पे भेज दें, किसी को फटाफट फोटो खींच के पूछवा लें, पर उसमें अभी आप इस तर्क वितर्क में टाइम ना खराब करें कि मेरे को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो घर से बिल्कुल थोड़ा सा एसिडिटी हो रही थी, पेंटॉप खाया ठीक हो गया, आप कह रहे हो मुझे हार्ट अटैक हो गया। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है लोगों की, जिसमें उनका और सिर्फ उनका टाइम खराब होता है, सिर्फ उनके और उनके हार्ट को डैमेज होता है। तो ये क्लियर कट मैसेज आज मैं देना चाहूंगी। तो हार्ट के अटैक के वार्निंग साइंस होते हैं। हार्ट अटैक कोई आपको बताकर बिल्कुल नहीं आता, ये बात हमें रियलाइज होनी है। तो एक अनकंफर्टेबल सा एक प्रेशर, एक स्क्वीजिंग सेंसेशन, एक फुलनेस और पेन इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, जो थोड़ी देर के लिए आके चला जाता है, आता है और चले जाता है। ये एक मेन सिम्टम होता है हार्ट का, कि हार्ट का कोई भी पेन है ना, लगातार आपको 3-4 दिन नहीं चलेगा। 3-4 दिन में तो हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं और पेन खत्म हो जाता है। पेन और डिस्कम्फर्ट इन वन और बोथ आर्म्स, बैक, नेक, जॉ और स्टमक। तो पेन भी एग्जैक्टली नहीं होता है, सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको हो सकता है सांस फूल जाए चेस्ट डिस्कम्फर्ट से पहले, और हो सकता है आपको पसीना आ जाए, आपको चक्कर आ जाए, और आपको हो सकता है सर खाली लगे। तो ये बहुत सटल से साइंस होते हैं जो आपको सिर्फ अप्रिशिएट करने होते हैं। अगर आप देखें इन पिक्चर्स को, अगर आप इन्हें याद रख पाए कभी भी, तो ये हार्ट की पोजीशन होती है, और इससे आपके नेक तक में तकलीफ जाती है, दोनों हाथों में भी तकलीफ जाती है। जो भी डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा है वो ये एरिया है जिसमें ये डिस्कम्फर्ट आपको फील हो सकता है। और कभी कभी हार्ट को छोड़कर बाकी किसी को गर्दन में, किसी को दोनों हाथों में तकलीफ महसूस होती है। ये कैसा, जैसे किसी ने आपको स्क्वीज कर दिया हो, जैसे किसी ने आपको रस्सी से बांध दिया हो, जैसे किसी ने आपके छाती पे प्रेशर रख दिया हो, या फिर आपको एक फियरिंग थोड़ा सा इम्पेंडिंग लगने लगता है, या फिर आपको नौशिया, वॉमिटिंग, या पसीने आना, या फिर आपको सांस फूलना, और या फिर आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हो और एकदम से, वो तो बहुत सीरियस, ज़्यादा सीरियस वाली बात हो गई। तो ये इस प्रकार के सेटल साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक के एक वार्निंग फीचर्स होते हैं, जो हमें सिर्फ नोट करने होते हैं, हमें उन पर ध्यान देके हमें डॉक्टर के पास पहुंचना होता है। इसी प्रकार से स्ट्रोक के साइंस, जो लकवा हम जिसको कहते हैं कॉमन भाषा में, तो लकवा क्या होता है कि लकवा को अधिकतर लोग जानते हैं वैसे एक्चुअली, कि सडन कमजोरी आना फेस पे, आर्म पर और लेग पे। चूंकि ये दिखाई देता है तो ये लोग इसको जल्दी समझ जाते हैं, और डेफिनेटली स्ट्रोक के पेशेंट्स हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचते हैं। ट्रबल सीइंग इन बोथ आईज, सडन कंफ्यूजन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, और चलने में या इम्बैलेंस हो जाना, या बहुत अचानक से कोई सरदर्द होना, वो भी लकवे का एक। तो ये हमने बात करी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, हार्ट की बीमारी, जिसमें आपकी डायबिटीज है, इसमें आपकी हाइपरटेंशन है, इसमें आपके बैड कोलेस्ट्रॉल्स है, और जिसमें ओवरऑल आपका प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन से आप इन चीजों को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये हमें हेल्दी डाइट हमें खानी है, और हेल्दी डाइट खाने में वही कॉमन चीजें हैं जो हमें करनी है नहीं करनी है। कोलेस्ट्रॉल्स कंट्रोल रखने हैं, डायबिटीज हम कोशिश करें या तो हो ना, या हो तो फिर उसे कंट्रोल करें, उसे हम रेगुलेट करें। और डायबिटीज होते ही हम सबसे पहले, मैं नाम नहीं देना चाहूंगी, लेकिन डायबिटीज होते ही जब हमें पता चलता है तो हमारी मेन रिस्पॉन्स होती है कि चलो 5-6 महीने पहले आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास देख लेंगे। क्योंकि आपकी किडनी को तो दर्द, आपकी किडनी तो नहीं बता रही आपको कि मुझे दर्द हो रहा है, आपका हार्ट भी नहीं बता रहा है कि मेरे को प्रेशर पड़ रहा है इस डायबिटीज की वजह से या बीपी की वजह से। तो आप आराम से लिबर्टी लेते हैं अपने डायबिटीज और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ये लिबर्टी आपको उस दिन पनिशमेंट मिलती है जब आपको हार्ट अटैक होता है। तो प्लीज आप इस लिबर्टी को ना लें, क्योंकि ये चीजें आपको दर्द नहीं कर रही हैं,
तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, आप ऐसा ना करें। टोबैको यूज क्योंकि आपको बहुत मजा आ रहा है, आप जो भी ये हीरो बन रहे हैं, यंग एज के बच्चे जो हैं, तो आप इसे बंद करें और वजन कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करें। तो बेसिकली ये मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द लेक्चर एवरीबॉडी विल एग्री विद मी कि ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं, ये हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी डाइट और सब हमारे करने से ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। इसमें डॉक्टर का कोई मेजर रोल रखने की आवश्यकता हमको नहीं है। अब ये कॉमन चीज़ मैं बताती हूँ जिसका सोसाइटी में बहुत कम लोगों को पता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक कॉमन भाषा में रात को खर्राटे लेना, ये बड़े कॉमन है। लोग, एक आदमी खर्राटे लेता रहता है, दूसरा जागता रहता है, लेकिन क्या करें, वो लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा वजन बढ़ा है, थोड़ा अच्छे से बड़े साहब बन गए हैं, रात को थोड़ा गहरे में सोते हैं, गहरी नींद में, तो खर्राटे लेना शायद स्वाभाविक बात है। लेकिन खर्राटे लेना एक स्वाभाविक बात नहीं है। खर्राटे लेना बेसिकली एक बीमारी है, इट इज ए कॉमन स्लीप डिसऑर्डर। और जब आदमी खर्राटे लेता है तो उस टाइम थोड़ी देर के लिए स्लीप के दौरान ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए उनका काम करना बंद हो जाता है, और आपका जो एयरवे होता है, आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाता है, और आपकी जो ऑक्सीजन लेवल में ड्रॉप होती है, और आपको ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी देर के लिए ब्रेन को बंद हो जाती है, और फिर आपकी नींद खुलती है जो आपको पता नहीं चलता है, और फिर आप डीप ब्रीथ करने लगते हो, फिर आप स्नोरिंग करने लगते हो। और इन टोटल अगर रात को पूरी रात की नींद स्लीप पैटर्न आपका देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉर्मल से बहुत कम होता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं इस प्रकार के इसके स्नोरिंग के लिए? मोटापा होना, स्पेशली पेट पे मोटापा, मेल्स को ज़्यादा कॉमन होता है। लेडीज़ को मेंसेस जाने के बाद में, जो लोग रात को शराब पीकर सोते हैं या नींद की गोलियां खा के सोते हैं, या लोग जो स्मोकिंग करते हैं, और जो लोग को लगता है कि हम तो हमेशा से खर्राटे लेते थे, हम दिन में सो लेते हैं, उनको ये बीमारी डेफिनेटली होती है। और सीधा सोने वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है, और जब हम गहरी नींद में होते हैं, जो हमारी स्लीप पैटर्न होती है, रैम स्लीप एंड नॉन रैम स्लीप, तो उस टाइम ये दिक्कत हमको हो रही होती है। एक कॉमन आदमी उसको कैसे समझे कि मुझे ये स्लीप एपनिया वाला इशू है या नहीं है? तो अगर आपको लाउड हैबिचुअल स्नोरिंग आप करते हो, आप ये मान के चलें कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। अगर आपको आपके साथ में जो सोता है, अगर उसको भी क्लियरली दिखता है कि आपकी सांस रुकती है और फिर आप उठते हो और फिर आप सो जाते हो, तो ये क्लियरली एक विटनेस्ड एपनिया, ये एक स्लीप एपनिया का फीचर है। रात को बारी बारी उठना, उठ के फिर सो जाना, और रात को सोते सोते आपकी सांस बंद होना, चॉकिंग एपिसोड्स होना, रात को कई लोग को स्लीप में यूरिन पास हो जाना, और रात को सोते सोते सपने ये पसीना आना, और सुबह जब आप सो के उठते हैं तो कभी भी फ्रेश नहीं उठते हैं, मॉर्निंग को आपको हेडेक होना, और दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है आप सो जाते हैं, जबकि रात को आप अपने हिसाब से 7-8 घंटे सोए होते हैं, लेकिन दिन में भी फिर से सो जाना। और बाइक चलाते चलाते या गाड़ी चलाते चलाते जैसे सिग्नल आया, आपको नींद लग गई और एक्सीडेंट हो गया। इस प्रकार की चीजें होती हैं, इस प्रकार के फीचर्स होते हैं ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण जो लोगों में देखे जाते हैं। तो कॉमन जब भी अभी जितने भी लोग हम सब यहाँ पे हैं, अगर हम देखें तो अगर हम अपने आप को एसेस करें, क्या हमको जैसे हम बैठ के पढ़ना शुरू करें हमें नींद आ जाती है? क्या हमें टीवी देखते देखते भी नींद आती है? अगर हम थोड़ा भी इनएक्टिव बैठे तो क्या हमें नींद आती है? और अगर हमें कार में बिठा दिया, कोई बात करने के लिए नहीं है, तो हम क्या सो गए तुरंत? हम थोड़ी भी देर के लिए, हमें किसी ने आफ्टरनून में हम बैठे और हम सो गए, और हम किसी से बात करते करते भी सो गए, और अगर हमें ड्रिंक के मतलब खाने के बाद अल्कोहल नहीं पिया तो क्या हम बैठे बैठे सो गए? और ट्रैफिक में थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी रुकी और हम सो गए। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं, they are clearly features of obstructive sleep apnea. So one should get sleep study done and one should try to rectify it. तो ये सारे कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं, 9 रिस्क फैक्टर्स जिनकी हमने बात करी। उसके पहले हमने कोविड की एंजाइटी स्ट्रेस की बात करी, जो 3 चीजें हमको हुई इस फेज में। एंजाइटी हुई हमको, हम स्ट्रेसफुल थे, हम डिप्रेशन में थे। 2 चीजों की हमने सबसे पहले बात करी, एंजाइटी और स्ट्रेस की। अब ये तीसरा फीचर है हमारा डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का भी जो एक कॉमन एक सोशल लेवल पे आप क्या कर सकते हो? सोशल लेवल पे आप अपनी स्लीप, अपना हाइड्रेशन, अपनी न्यूट्रिशन,
ये सब आप हमेशा मेंटेन करके रखो। स्पेशली जब आपको लग रहा है कि आप इस प्रकार की सिचुएशन में साउंड हो गए हो, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। इन चीज़ों से आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल आपकी कम होती है। आप रीच आउट फॉर सपोर्ट करें, फैमिली को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, आपके जो भी फेथ लीडर्स होते हैं, या कोई भी हॉटलाइन सपोर्ट आप लें। और इस बात को मान के चलें कि आप इसमें अकेले नहीं हैं, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। एक मेन हमको इन चीज़ों में बस ये इशू होता है कि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हम फेस कर रहे हैं। अगर हम इसमें ये मान लें कि ये प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, सो वी हैव टू रीच आउट टू ईच अदर एंड वी हैव टू हेल्प ईच अदर, आई थिंक दैट विल सॉर्ट आउट लॉट ऑफ इश्यूज। तो हम अपने रिलेशनशिप को बहुत ध्यान दें। ये एक मेन मेडिकल फील्ड में बात कही जाती है कि रिलेशनशिप आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने आप को टाइम दें, अपने कोलिग्स को टाइम दें, उनकी बात ध्यान से सुनें। आप अपने पार्टनर को टाइम दें, उससे रोज़ कनेक्ट हो ठीक से। आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी प्रॉब्लम समझें, और अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें। तो आपकी जो एक सोशल लाइफ होती है, ये 5-6 चीज़ों के साथ मिली होती है। आप इन 5-6 लोगों को भी आप रोज़ के रोज़ टाइम दें, रोज़ के रोज़ उनकी प्रॉब्लम पूछें और अपनी कहें और उनसे कनेक्ट हो, तो आपको इस प्रकार की एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की इश्यूज आप अपने लेवल पे सॉर्ट कर सकते हैं। अभी बेहतर स्लीप आप कैसे करें? आप बेहतर स्लीप के लिए आप एक रेगुलर बेड टाइम रखें। जैसे आजकल बच्चों का देखा होगा कि उनका सोने का कोई टाइम ही नहीं है। रात को 1 बजे से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे भी अगर उन्हें जागना है तो जागते रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें हमारी रेगुलर स्लीप नहीं है। तो अपना एक रेगुलर टाइम बनाएं, अपने आप को एक टाइम दे सोने के लिए, और रात के टाइम में कोई भी अल्कोहल या सब्सटेंस यूज़ को कम करें। रात के लिए आप चाय या कॉफ़ी ना पिए, और रात को आप खाते खाते सोने का हैबिट नहीं डालें। अपनी वर्कआउट रूटीन सोने से 2 घंटे पहले कर लें, और आप अपने बेड वगैरह को कंफर्टेबल कर लें, अपने आप को प्रिपेयर करें सोने के लिए। आप ये ना सोचें कि आप बिस्तर पे लेटे हुए आप शराब भी पी है, आपने आप स्नैक्स भी खाने हैं, आपने टीवी भी देखना है, आपने और भी काम करने हैं, और आपको नींद भी आनी है, ऐसा नहीं। सो स्लीप इज समथिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। दिस इज नोन एज स्लीप हाइजीन। एक वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी है जो एक वेल स्टडीड फिनोमिना है कि सोने के लिए आपको अपने आप को, अपने एटमॉस्फेयर को प्रिपेयर करना चाहिए। So we care, looking after one another. We should support each other through gratitude, through appreciation, through connection, through encouragement, and through recognition of challenges and celebrations. अगर हम डायमेंशंस ऑफ वेलनेस की बात करते हैं, तो जो हमारा ओवरऑल एक डायमेंशंस, जो सारे हमारा जो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर वेलनेस इज, हमारे इमोशनल वेलबींग, हमारी सोशल वेलबींग, हमारी ऑक्यूपेशन, हमारे फाइनेंसेस, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी हेल्थ, हमारे इंटेलेक्चुअल और हमारी स्पिरिचुअल। तो अगर हम हर चीज़ का अपनी पर्सनैलिटी के इन सब डायमेंशंस को हम थोड़ा थोड़ा अपना नज़रअंदाज में रखें और हर चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्कअप करें, तो वी कैन बी वेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो दे आर द 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस फॉर ऑल ऑफ अस। तो डेली वेलनेस टिप आपकी कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल सिंपल बातों से। आप अपने आप से शुरू करें, आप ग्रेटिट्यूड फील करें अपने लिए, बाकी लोगों के लिए। आप अपनी एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीथ करें, और आप थोड़ा सा सोशली काइंड रहें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में? बुरी से बुरी सिचुएशन में आप अपना माइंड और बॉडी हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमेशा एक हेल्दी फूड खा सकते हैं, हमेशा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप टाइम से सो सकते हैं, आप अल्कोहल स्मोक को अवॉइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कंप्लीटली आपके हाथ में होती हैं, इसके लिए किसी को कुछ नहीं करना होता है। और आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है इन चीज़ों के लिए। सो टेक टाइम टू डू व्हाट मेक्स योरसेल्फ हैप्पी and learn to drink as you pour, so the spiritual heart cannot run dry and you always have love to give. Thank you so much for giving me this opportunity. Any questions? I'll be more than happy. Thank you, ma'am, Thank you, for ma'am, for giving your giving your valuable valuable insights insights on coping with on health coping with issues, health issues, in which you in touch which you each and touch every each. aspect of daily life problems, especially during the pandemic. So, with that, we will go ahead and take some time for questions. But before this, it is requested to all the participants kindly switch on your cameras so that we can capture this moment. Participants, kindly switch on your cameras so that we can capture this moment.
Thank you, participants. Now you can off your video so that we can continue smoothly. Participants, now you can off your video. Thank you, everyone, so that we can continue smoothly. Ma'am, we have a few questions. Yes. Question first is, how stress affect our heart? Yes, मैंने बताया जैसे कि जो 9 रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए हार्ट की बीमारियों के लिए, तो स्ट्रेस उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस से एक्यूट हार्ट अटैक हमने देखे हैं, अचानक से किसी का बिजनेस कोलैप्स हुआ और पेशेंट आया हार्ट अटैक लेके। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस अपने आप में एक कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन वो पूरा हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम को इतना ज़्यादा एक्टिवेट करता है कि हमारे सारे रेगुलेटरी हार्मोन्स, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हमारे इतने ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं कि एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट पूरी बॉडी में चेंज होती है और हमको हार्ट अटैक, हमको एस्थमा अटैक्स, हमको ब्लड प्रेशर बढ़ना, हमको डायबिटीज होना, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत कॉमन है स्ट्रेस के बाद में। इसलिए मैंने बोला कि स्ट्रेस को मैनेज करना हमको सीखना चाहिए। ऑल ऑफ अस वी शुड लर्न टू मैनेज द स्ट्रेस। Thank you, ma'am. Next question is, how to motivate the kids to cope up with stress release? मेरे ख्याल से बेस्ट पार्ट ये कहा जाता है किड्स के लिए कि आप उन्हें कुछ सिखाएं नहीं, आप उनके सामने सिर्फ करें, वो आपको देख के फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से आजकल के जो बच्चों का माहौल है, तो आप उन्हें डांट के तो मना नहीं सकते किसी भी चीज को। तो आई थिंक बी पेशेंट विद देम, ट्राई टू शो मोर अफेक्शंस, मोर लव फॉर देम एंड ट्राई टू इन्वॉल्व देम इन योर एक्टिविटीज। आप ये नहीं कि आप खुद बैठे हैं टीवी लेके और उन्हें बोल रहे हैं कि चल तू तेरा होमवर्क कर ले बैठ के। नहीं, आप अपना भी टीवी बंद कर दीजिए, उसके साथ बैठ जाइए, या तो होमवर्क करा लीजिए या फिर उसे बोलिए चलो पार्क में घूम के आते हैं दोनों। मेरे ख्याल से दैट इज द ओनली वे टू डील विद दिस किड्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस जनरेशन अदरवाइज। Another question is, ma'am, how does weight gain cause heart disease? Weight gain is a plethora of problems. Weight gain causes your diabetes, your uncontrolled blood pressure, your bad cholesterol, your again sympathetic nervous system, and I gave you the phenomenon of obstructive sleep apnea. So इन सब चीजों से ये जो 9 रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं आपके हार्ट की बीमारी के लिए। Ma'am, second last question is, what is the basic strategy of coping with health issues? Yes, basic strategy is on very simple: healthy diet and healthy lifestyle. हेल्दी लाइफ स्टाइल इज आप टाइम से उठें, कि अपना एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, घर के खाने से शुरुआत करें और पूरे दिन घर का खाना खाएं। बाहर भी जाए तो घर का खाना लेकर जाएं, कोशिश करें, और बाहर का खाना जंक फूड अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं और शाम को आप टाइम से घर आके फिर से एक्सरसाइज करें और टाइम से सोने का टाइम रखें प्रॉपर्ली। आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जो एक सिंपल हाउस होल्ड रूटीन होती है वही हमको फॉलो करनी है। जो सिंपल हाउस होल्ड हमारा घर का खाना है वही हमें फॉलो करना है। कोई भी हमें स्पेशल चीज नहीं करनी है हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोई कॉस्टली जिम में जाएं, वहां पे एक्सरसाइज करें तो आप हेल्दी हो गए, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं यंग लोगों के लिए एक और मैसेज देना चाहूंगी कि जो जिम में जाते हैं स्पेशली मसल्स बनाने के लिए, तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, उनको यंग लड़के कंज्यूम करना बंद करें, क्योंकि उससे हमने बहुत सारे हार्ट के केस देखे हैं। Anyone from participants who would like to ask? Someone raise your hand. Dr. Ujjwala ji. Anyway, ma'am, last question is, please suggest a mantra for good health. Yeah, so healthy diet and healthy lifestyle. And what I'm telling you is not from the book. We are seeing the patients day in and day out. जो पेशेंट्स हमारी बात मानते हैं उनका शुगर कंट्रोल HbA1c 11 से लेके 6 आ जाता है, अगर वो सिर्फ एक हेल्दी डाइट खाते हैं, जंक फूड छोड़ देते हैं और प्रॉपर्ली एक्सरसाइज करते हैं, टाइम से उठते हैं और टाइम से बैठते हैं। जो हमारा एज ओल्ड जो हमारा हिंदुस्तान का सिस्टम चलता था, जो हमको बड़े टाइम से सिखाया जा रहा था, वही हमें फॉलो करना है और कुछ नहीं फॉलो करना है। Thank you, ma'am.
It looks like we have covered all of our questions. May I now request Dr. Poonam Madanji for vote of thanks. May I now request to Dr. Poonam Madanji for vote of thanks. Good evening, everyone. I am audible. Yes, ma'am, you are audible. Good evening. As we have reached at the end of this webinar, it's a matter of pride for me that I, Poonam Madan, take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar on coping with the health issues during the pandemic, organized by the Women's Cell and Legal Literacy Cell of our college. First of all, my sincere thanks to Almighty God for making today's event successful. By His blessing and grace, we are able to make this event what it was. At the outset, I give a really heartfelt thanks to our resource person, Dr. Kavita Tyagi, for enlightening us with her knowledge. Today's topic was really very informative, ma'am, and you presented everything in such an interesting manner. You also made this lecture quite interactive, and you presented everything in such an interesting manner. You also made this lecture quite interactive, and I could feel that all the participants were enjoying it. You told us about the precautions and the remedies which we should consider in our daily life. It gave a deep insight into the health issues. I am pretty sure the precious knowledge that the ma'am gave us will definitely help us in our future. Once again, I would like to thank ma'am for sparing valuable time and sharing your deep knowledge with us. Thank you so much, ma'am, for this knowledgeable talk. I also thankful to honorable governing body of our college for their overwhelming support and motivation. Wholeheartedly, a special mention to our venerable principal, Dr. Ajay Garg, for his enthusiastic support and guidance, being the catalyst that inspired us to do our best and always stands as a power of pillar behind us. We are so grateful to you, sir. I extend my thanks to all the faculty members who have blessed us with their presence. Without your participation, this event couldn't be possible. As we all know, no program can become successful with a single person. There is always a teamwork behind it. So I extend my big thanks to our team members for working hard from the last few days to make this event successful. Thank you guys for your cooperation. Finally, the wonderful students who have turned up in such a great number, not only from our college, but also from other colleges. Heartfelt thanks to our students for active participation. Once again, I would like to thank everyone for being with us. It has remained a pronounced pleasure. Have a great day ahead. Thank you everyone. Thank you, ma'am, once again. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you all once again for joining. Now you are good to go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.